ये एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो ऑनेस्टली पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं और सबसे पहले यही कहते हैं, एलोपैथी से क्या कंपटीशन रहता है आपका? हेल्दी फीमेल lays the foundation of a healthy family। डॉक्टर, ये होम्योपैथी का दुश्मनी चॉकलेट और कॉफी से क्यों है? इसमें भी मैं कहूंगी कि हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद लड़कों के लिए भी गड़बड़ है कि लड़के रो नहीं सकते कि तनाव सिर्फ औरतों को ही क्यों परेशान करता है, पुरुषों को क्यों नहीं करता? कल ही मुझसे कोई कह रहा था कि दीदी 15 दिन की गोली मैं तो 2 दिन में ही खत्म कर देती हूँ क्योंकि Welcome to Jute for Life Social। नमस्कार दोस्तों, मैं जूट वाली अंजलि आज फिर से स्वागत करती हूँ जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पे। दोस्तों, क्या होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां सिर्फ धीरे धीरे असर करती हैं या कई गंभीर बीमारियों पर भी कारगर साबित होती हैं? इन्हीं सब बातों के सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे पास हैं बहुत ही अनुभवशील डॉक्टर परिणीता श्रीवास्तव जी, जो कि हमें बताने आई हैं अपने विचार, अपने अनुभव और एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए। उन सब बातों के बारे में आज हम इनसे जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका परिणीता जी। थैंक यू। जूट फॉर लाइफ सोशल के पॉडकास्ट पे। और ये हमारी मुहिम, जैसा कि आप जानती हैं, वैसे तो हम लोग जूट के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन जूट फॉर लाइफ सोशल एक ऐसी मुहिम है जहाँ पर हम समाज के लोगों को समाज की बेहतरी के लिए समाज से जोड़ते हैं। और इसी कड़ी में आज, क्योंकि हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्वास्थ्य है तो हम सब हैं, तो सारी दुनिया चल रही है, तो उसी पर आज आपसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। लेट मी सी मैं कैसे थोड़ा और वैल्यू ऐड कर सकती हूँ आज के पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो जैसे ही मैंने कहा कि लोगों का मानना है कि होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां, कल ही मुझसे कोई कह रहा था कि दीदी 15 दिन की गोली मैं तो 2 दिन में ही खत्म कर देती हूँ क्योंकि जब खाती हूँ तो लगता है कि 2 गोली से क्या होगा, तो वो 2 दिन में 15 दिन की डोज खत्म हो जाती है। तो सबसे बड़ी मिथ यही है, इसको आज दूर करिए आप। ठीक, तो मीठी गोली जिसे कहते हैं कि होम्योपैथी में तो बस मीठी मीठी गोली होती है। आपने ये भी नोट किया होगा कि वो मीठी गोलियों में हल्का सा लिक्विड भी फील होता है। तो जो मेन मेडिसिन होती है होम्योपैथी में, वो एक्चुअली वो लिक्विड होता है जो हम शुगर पिल्स में डालते हैं। और ये पिल्स सिर्फ और सिर्फ एक कैरियर का काम करती हैं। मतलब जब आप यही पिल्स अपने टंग पर डालते हो तो वो जो लिक्विड होता है, विच इज एक्चुअली द रियल मेडिसिन, दैट स्टार्ट्स इम्पैक्टिंग द नर्व्स ऑन द टंग, और यही इम्पैक्ट दवा का असर भी होता है। तो वो मीठी गोली दवा नहीं है, वो बस एक माध्यम है दवा को बॉडी तक पहुंचाने का। तो इसका असर होता है बहुत धीरे धीरे, ऐसा कहा जाता है कि पहले ये बीमारियों को उभारती है होम्योपैथी और फिर ठीक करती है, और उतनी देर में जो है वो पेशेंट का जो है सब्र टूट चुका होता है। ये भी एक मिथ है, इसको भी दूर करिए। चलिए, ये एक्चुअली एक ऐसा क्वेश्चन है ना जो ऑनेस्टली पेशेंट्स मेरे क्लिनिक में आते हैं और सबसे पहले यही कहते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं होगा अभी दिक्कत बढ़ेगी फिर धीरे धीरे कम होगी? तो फिर मैं उन्हें समझाती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है आपकी बीमारी कैसी है। हमारे पास मरीज 1-2 दिन का सर्दी जुकाम बुखार भी लेकर आते हैं और वो जल्दी ही ठीक होते हैं। 1-2 दिन या 4-5 महीना ऐसा कुछ नहीं लगता है। होम्योपैथिक मेडिसिन काफी हद तक इस चीज पर डिपेंड करती हैं कि बीमारी कितनी पुरानी है। और होम्योपैथी के साथ क्या होता है ना, पेशेंट्स जो आते हैं वो आते हैं जो ऑलरेडी किसी बीमारी से 10 या 15 साल से ग्रसित होते हैं। अब 10-15 साल पुरानी बीमारी आप 1 हफ्ते में ठीक कैसे कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में क्योंकि होम्योपैथी फायदा कर रही है तो सबको फायदा तो दिखता है, लेकिन साथ साथ में ये भी दिखता है कि टाइम बहुत ले रही है। जहां तक बात आती है रोग को बढ़ाने की, जब मरीज हमारे पास आते हैं तो वो कोई ना कोई मेडिसिन लेकर आ रहे होते हैं जिसकी वजह से वो बीमारी टेम्पररी बेस पर बस सप्रेस्ड रहती है, जिसे हम पैलिएशन कहते हैं। मतलब मरीज को आराम है, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ेंगे उनकी दिक्कत फिर पलटने लगेगी। ऐसे में एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमारा सबसे बड़ा काम होता है वो दवा को विड्रॉ कराना, और जैसे ही हम वो दवा रुकवाते हैं जिसकी वजह से बीमारी दबी सी थी, वो बीमारी एकदम उछलती है, स्पेशली स्किन केसेस में। अच्छा, तो इसीलिए ऐसा होता है कि लगता है कि अरे दवा ने बढ़ा दिया, तो वो दवा नहीं है जो बीमारी को बढ़ा रही है, वो एक्चुअली पेशेंट का इनर, मतलब एक तरीके से समझ लीजिए वो इनर बीमारी ही है जो फ्रंट पर आ रही है, और वो मेडिसिन से ग्रेजुअल बेस पर ठीक होती है। एंड वो भी डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी पुरानी है। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एलर्जीज लेकर, एकदम से अर्टिकेरिया हो गया, पित्ती उछल गई, या एकदम से रैंडमली बॉडी के ऊपर बहुत रैशेस आ गए, बहुत जल्दी ठीक होते हैं। बट काफी हद तक डिपेंड करता है कि बीमारी का नंबर 1 ओरिजिन पॉइंट क्या है एंड नंबर 2 कितनी पुरानी है।
तो ये डॉक्टर, ये होम्योपैथी का दुश्मनी चॉकलेट और कॉफी से क्यों है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने मुझे पूछा। समझना है जब सो थोड़ा सा बैकड्रॉप जानते हैं इस चीज का। कैफीन या कोकोआ, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर पड़ता है, जो हमें लगता है एक फील गुड फैक्टर है। कैफीन हमको वो बूस्ट देता है कि हमें लगता है कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, दिन की शुरुआत अगर कॉफी से नहीं होगी तो हमारा काम नहीं चलेगा, या जैसे ही चॉकलेट मुंह में जाता है तो एकदम से लगता है कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सब लगता है कि यार चॉकलेट खा लो अच्छा लगेगा। कई लड़कियों को पीएमएस से पहले लगता है कि बस डार्क चॉकलेट मिल जाए या चॉकलेट मिल जाए बहुत अच्छा लगेगा। तो वो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है नर्वस सिस्टम पर, नाउ होम्योपैथिक मेडिसिन भी नर्वस सिस्टम पर ही काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट निगेट होता है। और फ्रैंकली बताऊं, आजकल तो हम लोग सिर्फ कॉफी और चॉकलेट मना कराते हैं, लेकिन जो हमारा ऑथेंटिक होम्योपैथिक लिटरेचर है उसमें तो क्या क्या चीजें मना नहीं होती है। कच्चा प्याज, लहसुन और हींग, सौंफ, पेपरमिंट, हर वो चीज जिसकी महक मुंह में बहुत देर तक रहती है वो अवॉइड कराई जाती है। लेकिन अब क्योंकि जमाना ऐसा हो गया है कि भाई हमारे पास जरिए हैं मुंह को साफ रखने के, पेस्ट है, तो अब वो चीजें हम बहुत मना नहीं कराते हैं। यही कहते हैं कि आप मुंह साफ रखिए, मेक श्योर कोई ओडर ना हो मुंह में, एंड देन आप मेडिसिन लीजिए। बट कैफीन और कोकोआ ये यूजुअली हम मना कराते हैं बिकॉज उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है नर्वस सिस्टम पर। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत नोटिस किया गया, आप भी शायद देख रहे होंगे, आपके पास स्किन डिजीज के केसेस बढ़ गए होंगे। हाँ जी। तो ऐसा क्या लाइफस्टाइल में चेंज आ रहा है? और जैसे कि मैं समझती हूँ नर्वस सिस्टम से भी इसका कोई रिलेशन होता है कि लोग तनाव में स्किन डिजीजेस ज़्यादा बढ़ती हैं, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? स्किन डिजीज पहले कहाँ सुनते थे कि किसी को स्किन की बीमारी हो रही है, लेकिन शायद आज घर में 4 लोग हैं तो उनमें एक कोई स्किन का डिजीज का ग्रसित होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्किन डिजीजेस में एक बीमारी जो हम बहुत पेशेंट्स देख रहे हैं उसके, वो है सोराइसिस या एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये बेसिकली ऑटो इम्यून बीमारियां हैं। पेम्फिगस अगेन एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ये जितनी भी बीमारियां हैं ये ऑटो इम्यून कह के साइड में कर दी जाती है कि भाई ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मतलब आपकी खुद की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब पॉइंट ये है, ये खुद की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों हुई है? मेजॉरिटी ऑफ रीजंस, सिर्फ स्किन डिजीजेस की बात नहीं हो रही है, काफी सारे लाइफस्टाइल इश्यूज जैसे ओबेसिटी है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें लोगों में पहले उतनी प्रोमिनेंट नहीं थी जितनी कि अभी ओवर द पास्ट कपल ऑफ डिकेड्स हुई हैं। उसका एक बहुत मेजर रीजन है हमारा लाइफस्टाइल। अगर हम स्किन डिजीजेस की भी बात करते हैं, बहुत सारी एलर्जीज राइज पर आ गई हैं, तो उसमें अगेन लाइफस्टाइल में क्या, जब आपका स्लीप साइकिल नॉर्मल नहीं है, नंबर 1। अगर आपके डाइट में जंक फूड है, जंक फूड में बहुत तरीके के ऐसे केमिकल्स होते हैं जो जरूरी नहीं है हर इंसान को सूट करेंगे। सेम इज द केस विद सर्टेन गट रिलेटेड इश्यूज। गट और स्किन का भी बहुत डायरेक्ट लिंकेज है। इसीलिए जब अब स्किन की दवा दी जाती है, आपको कुछ भी आप मेडिकेशन देते हो, कुछ टाइम के लिए सेटल होता है, उसके बाद फिर उभरता है, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी डिस्टर्ब्ड गट की भी होती है। तो कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि कभी या तो पेट डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे ही उसकी दवा खाते हैं पेट कंट्रोल हुआ और एकदम से स्किन के ऊपर रैशेस आ जाते हैं। इनफैक्ट रेस्पिरेटरी इश्यूज भी, मैंने एस्थमा और स्किन के केसेस भी ऑल्टरनेट होते हुए देखे हैं। इसलिए इस तरीके के केसेस में फिर चाहे वो स्किन संबंधित हो या लाइफस्टाइल इश्यूज हो, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना बहुत जरूरी है। और होलिस्टिक अप्रोच में सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स नहीं, मेंटल इमोशनल फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इनका बहुत योगदान है। जब तक आप इन सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करते हुए मेडिकेशन नहीं चलाओगे तो इट विल ऑलवेज सप्रेस। आपको लगेगा भाई जब तक इस्तेमाल कर रहे हैं दवा आराम है, अदरवाइज फिर सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन है। तो एक होलिस्टिक अप्रोच बहुत मायने रखती है, एंड इन होम्योपैथी दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी फोकस ऑन। होलिस्टिक अप्रोच के लिए, होलिस्टिक अप्रोच में अगेन बहुत हद तक डिपेंड करता है कि बीमारी किस टाइप की है। जैसे आपने अभी स्किन डिजीज का नाम लिया, तो पहली चीज ये है, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या वाकई सिर्फ और सिर्फ इशू जो है वो स्किन तक ही कन्फाइंड है या कोई और भी इश्यूज है हमें जो डिस्टर्ब कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बार पेशेंट्स आते हैं एक्जिमा की शिकायत लेके। एक्जिमा लगता है उनको कि स्किन ड्राई हो रही है, इची हो रही है, क्रैक्स आ रहे हैं। तो हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिसमें मैंने देखा है कि एक नर्वस प्री डिस्पोजिशन है, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। तो उनका क्या वर्जन होता है, जब तक हमारा माइंड ऑक्यूपाइड रहता है हमें दिक्कत नहीं लगती, जैसे ही रात में बेड पे जाते हैं हमको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे में हर बार आप उसको टॉपिकली अगर कुछ भी आप अप्लाई कर रहे हो और आपको लगता है कि हाँ जी लगा लेते हैं बेटर हो जाता है, बट अगले रात फिर वही दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी है एग्जैक्टली ओरिजिन कहाँ है। ऐसे में जो हम प्रेफर करते हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, जो बेसिकली एक तरीके से समझ लीजिए बॉटम लाइन है होम्योपैथी का। होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है। मतलब
जरूरी नहीं है कि एक्जिमा के लिए मेरे पास अगर ए पेशेंट आ रहा है तो मैं इसको वही दवा दूंगी जो मैं पेशेंट बी को दूंगी जो एक्जिमा के लिए मेरे पास आ रहा है। सबकी वजह अलग हो सकती है और सबके फैक्टर्स जो उन्हें अफेक्ट कर रहे हैं वो अलग हो सकते हैं। कई लोगों को डिटर्जेंट से एलर्जी होती है जी। कि जैसे ही डिटर्जेंट के कांटेक्ट में आए उनको इचिंग स्टार्ट हो गई। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि जब भी मैं कुछ कंज्यूम करती हूँ, जैसे मेरे कई पेशेंट्स बोलते हैं, वो कहते हैं कि हमको लगता है जैसे ही मैंने कुछ मीठा खाया मेरे स्किन में रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो इट इज वेरी इंडिविजुअलिस्टिक। तो वही आधार बनाकर हम ट्रीटमेंट करते हैं। आजकल तनाव एक बहुत कॉमन फैक्टर है लोगों की लाइफ में। पहला तो सवाल ये है कि तनाव सिर्फ औरतों को ही क्यों परेशान करता है, पुरुषों को क्यों नहीं करता? और दूसरी बात ये कि तनाव में रहकर महिलाएं ऐसा क्या प्रिकॉशन लें जो उनको किसी तरह अपने स्वास्थ्य उनका जो है बेटर हैम्पर ना करे, उनकी डेली लाइफ हैम्पर ना करे। तनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये है जब आता है तो फिर पॉजिटिव भी नेगेटिव बन जाता है। करेक्ट। तो होम्योपैथी इसमें, और बैश फ्लावर की भी आज बात करूंगी मैं। तो बैश फ्लावर और होम्योपैथी का क्या कनेक्शन है? मैं वैसे यूज करती हूँ बैश फ्लावर रेमेडीज, जी जी जी। और लेकिन आज समझाइए लोगों को कि बैश फ्लावर और होम्योपैथी का क्या रिलेशन है और वो भी कितनी कारगर है तनाव को दूर करने में। ओके, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑनेस्टली मैं बैचलर खुद अपने प्रैक्टिस में बहुत यूज करती हूँ। तो एक एक करके पिक करते हैं। सबसे पहले आपने बात की फीमेल मेंटल हेल्थ की, अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो यही बात हो रही है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अ हेल्दी फीमेल लेज द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी फैमिली। एक फीमेल डिफाइन करती है अपने घर की एनर्जी को। तो जब जब उस फीमेल को उस तरीके का इम्पोर्टेंस और रेलेवेंस मिलेगा वो फ्लरिश करेगी, उसकी फैमिली फ्लरिश करेगी, और ये बहुत एविडेंट होता है। एंड वाइस वर्सा। जहां तक बात आती है स्ट्रेस की, वो फीमेल्स को ज्यादा इसलिए इफेक्ट करता है बिकॉज फीमेल्स के जो हार्मोन्स होते हैं ना वो बहुत ही वल्नरेबल स्टेट में रहते हैं काफी टाइम। जैसे पीरियड्स के पहले, जब मिनार्की होता है, जब लड़कियों के पीरियड स्टार्ट होते हैं, या जब फीमेल्स के पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं, जिसे हम मेनोपॉज या पेरीमेनोपॉज का फेज कहते हैं, उस टाइम पर फीमेल्स की वल्नरेबिलिटी स्लाइटली हाइटेंड रहती है। इसकी वजह से कई बार छोटी छोटी बातें भी फीमेल्स को अफेक्ट कर जाती हैं। कई बार ऐसी भी फीमेल्स होती हैं कि बात हुई है फॉर एग्जाम्पल 10 साल पहले, लेकिन आज भी उनको वो बात याद है और आज भी उनको वो बात उतनी ही तकलीफ देती है जितनी 10 साल पहले करती थी। एक और फीमेल्स की बात कहूंगी कि जो बात हो गई उस वक्त तो इग्नोर हो जाती है, लेकिन आधी रात में वो बात फिर उभर जाती है। मैम क्योंकि वो इग्नोर नहीं होती, वो सप्रेस होती है। समवेयर वो फील करती हैं लेकिन वो उस टाइम अपनी बात कह नहीं पाती। एंड ट्रस्ट मी, होम्योपैथी में इतनी फीमेल्स एग्जैक्ट सेम पैटर्न को लेकर आती हैं, जोड़ों के दर्द के साथ आती हैं, बॉडी एक्स के साथ आती हैं। और बॉडी एक्स में भी जो मैं पहली चीज उनकी पिक करती हूँ, ऑफ कोर्स आई टेक इनटू कंसिडरेशन अदर फैक्टर्स एज वेल, विटामिन डेफिशिएंसीज हैं या एक्चुअली में ऑस्टियोपोरोसिस है, क्या चीजें, वो सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली मैं इस चीज पर जरूर फोकस करती हूँ कि उनकी इमोशनल वेलबींग कैसी है, बिकॉज सप्रेस्ड इमोशंस कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को बहुत डीपर लेवल पर भी इफेक्ट करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगेन एन ऑटो इम्यून इशू दैट मेजरली अफेक्ट्स द फीमेल्स। उसमें एक जो बहुत मेजर फैक्टर आता है ना वो ये है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आप नोट करें, रिजिडिटी, मतलब जॉइंट्स डिफॉर्म हो जाते हैं, अकड़न सी आ जाती है बॉडी में। हर वो फीमेल जिसको जबरदस्ती सप्रेस किया जाता है, उसकी भावनाओं को सप्रेस किया जाता है, लेकिन वो डीप विद इन उस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर पाती है कि हाँ कोई बात नहीं, इसने मेरे को ये बोल दिया और मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, कोई बात नहीं, ये बोल दिया, वो बात उनके मन में चलती रहती है, रिजिडली वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। सच फीमेल्स डेवलप सच कंडीशंस। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका भी कुछ दिन पहले उनका भी पॉडकास्ट आया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि ऑटो इम्यून डिजीजेस 80% तक लेडीज में पाई जाती हैं। क्यों? बिकॉज लेडीज में इन जनरल एक पैटर्न हमारे समाज में है दैट दे आर सप्रेस्ड, दैट देयर इमोशंस आर सप्रेस्ड, और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इन जनरल फीमेल बॉडी पर। बट जैसे आपने कहा कि मेल्स को अफेक्ट नहीं करती, ऐसा नहीं है। मेल्स में भी रिफ्लेक्शन आता है लेकिन बहुत अलग तरीके से आता है। लोगों को मेनोपॉज के बारे में पता है, लोगों को एंड्रोपॉज के बारे में नहीं पता उतना। मेल्स में भी कुछ कुछ ऐसे इमोशनल फैक्टर्स आते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं उसको कैसे रिफ्लेक्ट किया जाता है। इसमें भी मैं कहूंगी कि हमारे समाज में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद लड़कों के लिए भी गड़बड़ है कि लड़के रो नहीं सकते, लड़के अपनी बातें कह नहीं सकते। अब आप कह नहीं सकते तो आप क्या करोगे? उसको कहते हैं अरे लड़का होके रोता है,
रो कैसे सकते हो तुम? तो इस तरीके से ना मेल्स को भी कहीं ना कहीं ऐसे हार्ड कर दिया जाता है कि आप देखो जितने भी हाइपरटेंशन के केसेस होते हैं, मेरे कई मेल पेशेंट्स भी हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हाइपरटेंशन। कारण क्या है मैडम? स्ट्रेस है, ऑफिस का भी, घर पे भी, क्या बोलेंगे, बाहर चलो कभी चले गए दोस्तों के साथ, लेकिन बात अंदर ही रह जाती है। या कई मेल्स ऐसे होते हैं जिनका रिलेशनशिप उनके फैमिली में बहुत अच्छा नहीं होता है, उनको भी मतलब बहुत अलग अलग तरीके के इश्यूज इंक्लूडिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। I find it very common in males as well. It's just that males में I feel somewhere, और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मतलब मैं कोई फेमिनिज्म या उस तरीके की बात नहीं करना चाहूंगी, मतलब अगर मैं इक्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मेल्स भी इमोशनली अफेक्टेड होते हैं। इट्स जस्ट दैट उन बेचारों को कई बार आउटलेट नहीं मिलता, बट समटाइम्स आई रियली पिटी मेल्स एज वेल। जी, तो दोनों ही चीजें हैं। और ये भी एक है फैक्टर कि उनका गम भुलाने के, गम हल्के करने के तरीके उनके और हैं, तो वो उनका दर्द जो है लोग दूसरी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए दर्द अगर निकल जाता है और बॉडी को ना बहुत इंटरनली अफेक्ट नहीं करता, ठीक है, एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अफेक्टिंग देयर लिवर नहीं अफेक्ट होना चाहिए, लंग्स नहीं अफेक्ट होना चाहिए। बाकी तो अगर अपने आप को एक्सप्रेस करना कोई भी इंसान सीख जाए, फिर चाहे वो मेल है, फीमेल है, बच्चा है, नथिंग लाइक इट। अब अगर हम बात करते हैं बैच फ्लावर रेमेडीज की, सो बैच फ्लावर रेमेडीज एक तरीके से एक ऐसी स्ट्रीम है होम्योपैथी की जहां पर फोकस किया जाता है सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के इमोशनल हेल्थ पर। नाउ कई सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जिनको आप किसी बीमारी के अंतर्गत नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान है जिसको जस्ट एग्जाम से पहले या किसी भी इंटरव्यू से पहले एक्सेसिव एंजाइटी होती है, अदरवाइज वो इंसान परफेक्टली नॉर्मल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या ऐसे में उसे सिर्फ एंजाइटी की दवा खा लेनी चाहिए? और क्या हर बार इस तरीके की दवाइयां खाना सही है? नहीं। ऐसे में कई ऐसी मेडिसिन आती हैं होम्योपैथी में जो स्पेसिफिकली वर्क करती हैं उस इमोशन पर जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे एंजाइटी, जैसे ओवर थिंकिंग। कई पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि ओवर थिंकिंग की गजब बीमारी है हमको, एक बार बस हम बैठ जाएं और दिमाग में कोई विचार आ जाए तो वो विचार एक लूप में चलता रहता है, एंड समवेयर वी आर नॉट एबल टू ब्रेक दैट लूप। तो ऐसे में भी एक बैच फ्लावर मेडिसिन आती है जिसे हम कहते हैं व्हाइट चेस्टनट, वो बहुत हेल्पफुल होती है। मैं बहुत टिप्स नहीं देना चाहती हूँ बिकॉज अगेन होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है एंड नो वन मेडिसिन फिट्स ऑल, बट मैं आपको बस एक एग्जाम्पल के जरिए बताना चाहती हूँ कि कैसे बैच फ्लावर रेमेडीज जो एक ग्रुप है होम्योपैथिक मेडिसिन का वो वर्क करता है। उसी तरीके से कई बार मेरे पास फीमेल पेशेंट्स आती हैं जो कहती हैं कि हमारा जो बेसिक वरी है वो हमारे फैमिली के अराउंड है, जैसे मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है या मेरे फैमिली में मेरे भाई बहन में किसी को कुछ हो जाता है या स्पाउस में किसी को कुछ हो जाता है तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी हो जाए चलेगा लेकिन उनको कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी रात भर की नींद निकल जाती है। तो ऐसे में होम्योपैथिक बैच फ्लावर मेडिसिन जो बहुत अच्छा वर्क करती है दैट इज रेड चेस्टनट, दैट इज रेड चेस्टनट। ऐसे ही एकदम से अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, एकदम पैनिक, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया, अब वो एक्सीडेंट का भय या दहशत आपके अंदर ऐसे बैठ गई है that you are not able to overcome it, so that is where rescue remedy comes in. So ये छोटे छोटे कुछ so called tips हैं, बट ये आपको बस बताने के लिए है कि कैसे इन सब चीजों में भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत हेल्पफुल होती है। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं, बच्चे होते हैं जो एग्जाम में नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाए या कोई एग्जाम नहीं क्लियर कर पाए और उसकी वजह से उनके मन में एक हताशा आ जाती है, एक मतलब जिसे कहते हैं ना दैट दे स्टार्ट लूजिंग होप, डेस्पेयर जिसे कहते हैं, तो उसमें भी बैच फ्लावर मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती हैं। तो ये बेसिकली इमोशनल फ्रेमवर्क पर काम करने वाली मेडिसिन हैं जो कई बार हम पेशेंट्स की पैथोलॉजी को भी कवर करने के लिए देते हैं उन्हें। आजकल छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी इम्यूनिटी उनकी वीक रहती है, खाना पीना सब ऐसा ही है, फास्ट फूड, जंक फूड। ऐसी कौन सी होम्योपैथी की तरफ से एडवाइस आप देना चाहेंगे जो बच्चों को रेगुलर दिया जा सकता है जिससे उनकी इम्यूनिटी बेहतर रह सके? सो मैम वही मैं जैसे मैंने आपको बताया ना, होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज सिस्टम ऑफ मेडिकेशन है। अच्छा, अब बच्चा कोई है, बच्चे भी कई तरीके के होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे अगर आपके पास आए वो एक जगह टिक नहीं सकते, वो कभी इधर से उधर कूद रहे हैं, उधर से इधर कूद रहे हैं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं उनके लिए कि बच्चा हमारा बहुत एक्टिव है, कभी कभी तो लगता है हाइपर एक्टिव है, सर्दी जुकाम नजला बहुत जल्दी हो जाता है और देखिए एकदम पतला दुबला सा है, शरीर इसका पनप नहीं रहा। वहीं पर एक दूसरा बच्चा है जिसकी भी इम्यूनिटी लो है लेकिन वो एकदम गोल सा है, कहीं मूवमेंट नहीं है उसका, वो बेड पे बैठा रहता है। इम्यूनिटी दोनों बच्चों की लो है, दोनों को सर्दी जुकाम होता है और होम्योपैथी में दोनों की ही दवाइयां अलग अलग होंगी। सो देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल काइंड ऑफ एन अप्रोच, जो एक्चुअली रियलिटी भी है। अब देखिए ना, फीमेल आप भी हैं, फीमेल मैं भी हूँ, क्या हम दोनों सेम हैं?
हम लोग बहुत अलग हैं हर तरीके से। आपके कुछ प्लसेस हैं, मेरे कुछ फैक्टर्स होंगे। तो जब हम इंसान ही अलग हैं, हमारी बीमारियां अलग हैं, तो हमारी मेडिसिन एक जैसी एक बीमारी के लिए कैसे हो सकती है? सो दैट इज एग्जैक्टली द प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो पूछना चाहूंगी कि महिलाएं जो है बहुत ही अपने अंदर घुटते रहते हैं और अपनी बीमारियों को अनदेखा करते हैं, और एक मोमेंट ऐसा आ जाता है जब वो लाचार हो जाते हैं। मान लीजिए घुटनों का दर्द ही हो गया, तो लोग जो है उसको टालते रहते हैं जब तक कि रिप्लेसमेंट, महिलाएं स्पेशली, जब तक कि रिप्लेसमेंट बोल नहीं देता डॉक्टर कि अब कोई चांस नहीं है। ऐसों में क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी, हम लोगों को क्या ज्ञान देना चाहेंगी कि हम क्या अपने सोच में बदलाव लाएं और अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें? स्टार्ट अर्ली, नंबर 1। फीमेल्स क्या करती है ना, स्पेशली इन देयर अर्ली 30s, अपनी सेहत को नजरअंदाज करने लगती है। 30s यूजुअली वो वाला टाइम होता है जो मोस्टली फीमेल्स मैरिड होती हैं, या अगर अनमैरिड पर ही हैं तो भी अपने करियर के ऊपर बहुत फोकस कर रही होती हैं। उनका फोकस सब कुछ होता है और शायद वहां पर हेल्थ बैक सीट लेना स्टार्ट करती है। अगर वहां पर मतलब होते हैं ना कि चीज को अगर उसकी जड़ पर ही पकड़कर खत्म कर दिया जाए तो आगे कुछ नहीं पनपेगा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फीमेल्स के लिए उनकी बोन हेल्थ को बेटर करने का बेस्ट तरीका है प्रिवेंशन। And the prevention, the earlier it starts, the better it is. Routine checkups, vitamin D3, vitamin B12, serum magnesium, zinc, potassium, ये सबके मायने हैं हमारी बॉडी। इवन होम्योपैथिकली भी अगर हम पेशेंट्स को कंसिडर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ माइंड होलिस्टिक ऐसे ही कर रहे हैं, नहीं, वी टेक इनटू कंसिडरेशन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एज वेल। तो अगर कोई डेफिशिएंसीज हैं जिनकी वजह से पेशेंट्स को दिक्कत है, तो वो डेफिशिएंसीज को ठीक करना बहुत जरूरी है। एंड द सूनर यू स्टार्ट द बेटर इट इज फॉर यू। सेकेंड फैक्टर, फीमेल्स क्या करते हैं ना, मोस्टली अगेन मैं बात कर रही हूँ उस सेटअप की जहां पर फीमेल को लगता है वही रिस्पॉन्सिबल है फैमिली में सब कुछ देखने के लिए। वो अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर देंगी, वो अपने बच्चों को खाना सर्व कर देंगी, अपने लिए जो लिमिटेड बचा कुचा होगा वो खा के बैठ जाएंगी, और उनको ये लगता है दैट दिस इज देयर एक्सप्रेशन ऑफ लव। एंड दैट इज वेयर मैं उनको हमेशा एक चीज ये बोलती हूँ दैट प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। आगे चलकर जब आपकी सेहत खराब होगी तो आपका ये सैक्रिफाइस शायद एक्नॉलेज किया जाए, लेकिन उस टाइम पर वो सैक्रिफाइस आपको इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना कोई गलत चीज नहीं है। आपकी हेल्थ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपकी फैमिली की हेल्थ है। आपकी तबीयत खराब होगी तो आपकी फैमिली भी उतना ही सफर करेगी। शायद उतना उनको लगे ना आपका दर्द, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तकलीफ में देख के क्या उन्हें तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल। तो अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वो एक एप्पल जो आप अपने बच्चे के लिए काटते हैं, अपने हस्बैंड के लिए काटते हैं, एक अपने लिए भी काटिए और खाइए। एक सेकंड फैक्टर और है जो मैंने फीमेल्स में देखा है, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, एंड दैट इज लॉन्ग आवर्स ऑफ फास्टिंग। सवेरे उठ के पहले सारे काम कर ले, फिर पूजा पाठ कर ले, उसके बाद दे टेक देयर फर्स्ट मील जी। वो 11 भी बजता है, वो 12 भी बजता है। ये इतना जो लॉन्ग ड्यूरेशन होता है ना बिना खाना खाए का, दैट इज वेयर उनके प्रॉब्लम्स स्टार्ट होना चालू होते हैं। तो जितने भी रिफ्लक्स के केसेस होते हैं या एसिडिटी के केसेस होते हैं या गॉल ब्लैडर इश्यूज होते हैं, वो भी मैंने फीमेल्स में ज्यादा होते हुए देखे। व्हाई? बिकॉज समवेयर दैट हाइपर एसिडिटी स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर। हाइपर एसिडिक बॉडी में बोन इश्यूज ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो इसलिए बॉडी को जितना कोशिश हो सके एसिडिक मीडियम से हटाकर न्यूट्रल पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो डाइट ऐसी होनी चाहिए। ठीक है। तो डॉक्टर, आप इतना एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथी डॉक्टर हैं, एलोपैथी से क्या कंपटीशन रहता है आपका? कभी नहीं लगता आपको कि एलोपैथी डॉक्टर होती तो ज्यादा कमा रही होती, या उसका स्कोप ज्यादा है, ज्यादा उसके पेशेंट्स हैं, और ऐसा कभी नहीं सोचा? फ्रैंकली मैम बताऊं तो आई विल बी रियली ऑनेस्ट, नहीं। व्हेन आई स्टार्टेड लगता था कि यार कर लेते हैं, बिकॉज आई गॉट थ्रू CBSE, बट फॉर दिस आई वुड गिव क्रेडिट टू माई फादर. My father is an allopathic doctor, and it was him who wanted me to become a homeopathic doctor. Okay. So I would say that the credit for whatever I am today goes to my father. इसके पीछे हमारे एक personal history भी है. So when I was very young, my mother got diagnosed with brain tumor, and it was in the last stage. मैं बहुत छोटी थी, I was in 3rd standard when she got diagnosed, और डॉक्टर्स ने बोला था that she has barely 6 months, लास्ट स्टेज में डायग्नोज हुआ, कुछ नहीं, she was perfectly fine, and we tried everything कि ऑब्वियसली उस टाइम पर जो बेस्ट वहाँ के न्यूरो फिजिशियंस थे, सर्जन्स थे, सबके पास गए थे हम, एंड दे ऑल सेड कि ये मेटास्टेसाइज्ड है, कुछ विशेष हो नहीं सकता है.
उस टाइम पर एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, डॉक्टर सक्सेना. ही इज नो मोर नाउ, बट ही वाज वन होम्योपैथिक डॉक्टर जो, और जब इंसान परेशान होता है हम जाते हैं. So we went to him, और my mother, who was critically ill at that particular point in time, she survived for good 3 years. जिसमें से 1 साल she was completely fine. She was working with a bank. उन्होंने बैंक जाना स्टार्ट कर दिया था. But just because वो metastasized जितना हो गया था, तो not much could be done. But since then, my father developed interest in homeopathy. और उसके बाद eventually हम लोग भी जो medicines लेते थे, वो majorly homeopathy ही होती थी. तो when I actually entered medical college, तो मुझे काफी medicines already पता थी, and they were like, ये कैसे बताया तुमको? तो एक वो part है. Second is, जो origin है homeopathy का, Dr. Hahnemann, who is the founder of homeopathy, he was an allopathic doctor. अच्छा. Who actually founded homeopathy. And homeopaths general don't have anything against allopathy. In fact, ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ नहीं allopathy गलत है, नहीं. हर पैथी का, फिर चाहे वो होम्योपैथी है, एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, योगा है, सिद्ध है, इन सबके अपने अपने स्कोप्स हैं, इन सबके अपने अपने लिमिटेशंस हैं. कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर एलोपैथी इज वेरी गुड. कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पेशेंट एक्यूट एक्सीडेंटल वाले फेज में है, सो यू नीड एलोपैथी फॉर दैट. हम खुद अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि नहीं भाई ये सिचुएशन है, यू शुड गो टू एन एलोपैथिक डॉक्टर. बट लिमिटेशंस भी हैं. कोरोना में कितना कारगर था ये? कोरोना पीरियड में बहुत हद तक हम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो प्रिवेंट कर पाए. इफ यू रिमेम्बर, हम लोग, अच्छा होता क्या है ना, लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं. उनको लगता है नहीं हॉस्पिटल जाना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए ये वो. लेकिन जो एक्चुअल फॉलोअर्स है होम्योपैथी में, दे स्टक थ्रू होम्योपैथी. और कोरोना पीरियड में आपको ध्यान होगा, हम लोग को जब बुलाया गया था, तो मैं इसलिए बुलाई गई थी वहां पर बिकॉज कोरोना पीरियड में मेरा क्लिनिक थ्रू आउट फंक्शनल था. एंड वी वर सीइंग पेशेंट्स ऑफ कोविड. ऑब्वियसली वो जो भी प्रिकॉशंस थे हम रख रहे थे, और सर्दी जुकाम नजला में जो हम मेडिसिन देते हैं वो हम दे रहे थे. और उस टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन प्रोपोगेट भी हुई थी, आर्सेनिक एल्बम, जो इन जनरल लोग ले रहे थे फॉर यू नो कोविड लाइक सिम्टम्स, एंड इट हेल्प्ड इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस. तो ऐसा नहीं है, इट वर्क्स एंड इट वर्क्स वेरी वेल. बट अगेन, जैसे मैंने कहा, होम्योपैथी का सिद्धांत इंडिविजुअलिज्म का है. तो जरूरी नहीं है कि आर्सेनिक ए को फर्क करेगी तो बी को भी करेगी. वो तो चीज कहीं ना कहीं एलोपैथी में भी होती है. भाई जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो एक बंदे में वर्क कर रहा है वो दूसरे बंदे में भी वर्क करेगा. कई लोगों को उसकी वजह से एलर्जीज हो जाती हैं. तो समवेयर सिद्धांत में कुछ हद तक सिमिलैरिटी है, और जो भी बाइफर्केशंस हैं, आई थिंक दे शुड बी रिस्पेक्टेड. एंड एज अ फ्रेटर्निटी, मेडिकल फ्रेटर्निटी, मैं ये इनफैक्ट अपने जो कलीग्स हैं एलोपैथी और आयुर्वेदा के, उनको भी मैं ये चीज बोलती हूँ, अगर हम लोग खुद को एक कॉम्पिटिटर के तौर पर देखने के बजाय अगर हम कलीग की तरह, कंपेनियन की तरह करके देखें, तो मरीजों की बेहतर मदद कर सकते हैं. बिल्कुल. तो ऐसे में कई मेरे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं, गायनैक्स हैं, जनरल फिजिशियंस हैं, जिनको लगता है कि कोई ऐसी बीमारी है जो रिपीट कर रही है, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है या PMOS है, जो डिस्पाइट मेडिकेशन नहीं कवर हो रहा है, दे रेफर पेशेंट्स टू अस. एंड वाइस वर्सा, अगर हमको लगता है कि कोई ऐसा केस है दैट रिक्वायर्स दैट काइंड ऑफ इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो हम रेफर करते हैं. तो ऐसा नहीं है, हम लोग एक अच्छे कोलैबोरेशन में भी वर्क करते हैं. इट्स जस्ट दैट हाईलाइट वो होता है जो कंट्रोवर्शियल होता है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मन नहीं कर रहा कि इस कन्वर्सेशन को मैं एंड करूं. मन कर रहा है बात करते ही चले जाएं हम लोग. और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्सिंग है मेरे ख्याल से सुनना सभी के लिए. तो एक लास्ट मैसेज जो अपने ऑडियंस को आप देना चाहेंगी वो? किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसको फिजिकल लेवल पर मत देखिए, उसके इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर भी फोकस करिए. जरूरी नहीं कि हर बीमारी जो सतह पर दिख रही है वही एक्चुअल बीमारी हो. मेक श्योर दैट यू गिव योर हेल्थ दैट प्रायोरिटी दैट इट डिजर्व्स. आप आपकी हेल्थ को वो इंपॉर्टेंस दें जो वो डिजर्व करती है. हेल्थ सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस्ड फिजिकल स्टेट नहीं होती, आपकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी उतनी ही मायने रखती है. सो मेक श्योर दैट यू नेवर सप्रेस योर इमोशंस and take care of your health. Please give your health the attention and care that it deserves. थैंक यू डॉक्टर. और दोस्तों, अगर आपको डॉक्टर परिणीता श्रीवास्तव जी की बातें अच्छी लगी हो, उनकी जानकारी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ आई हो, और इनकी किसी भी मेडिकल एडवाइस के लिए अगर आपको इनसे संपर्क करना हो, तो इनका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया हो तो इसको, रील को शेयर, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर अपनी परेशानी आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि अगर आपको कोई हेल्थ के बारे में संबंधित आपको जानकारी चाहिए
चाहिए तो आप अपना नंबर और अपनी परेशानी ज़रूर कमेंट करके बताएं। श्योर, आई बी ग्लैड टू हेल्प। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Thank you so सीरियसली, थैंक यू सो मच। थैंक यू।